मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? Morning. This is chapter 2, class 11th biology, biological classification. We have done with the chapter 1, that is the what is living and the living world. Now we have started yesterday with the chapter 2, biological classification. So biological classification is the process of arranging, as you can see I have shared the screen. So it is the process of arranging the scientific process of arranging organism into groups and subgroups on the basis of their similarities and dissimilarities and placing the organism in the hierarchy. मतलब आपने हायरार्की पढ़ी है, 7 कैटेगरीज का जो ऑर्डर है उसको हायरार्की कहते हैं. सबसे मैंने आपको एक सिंपली बोल दिया था कि आप ये शॉर्ट फॉर्म याद कर लोगे, केपी CFOGS. तो ये एक हायरार्की है. हायरार्की के लिए शॉर्ट फॉर्म ये यूज होता है कि किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर और जीनस और स्पीशीज, जिसमें सबसे छोटी जो कैटेगरी है वो स्पीशीज होती है. ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब भी है कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को हायरार्की में रखते हैं, कैटेगरीज में रखते हैं और उनको एक ऑर्डर में रखते हैं, सबसे छोटी स्पीशीज, फिर उससे बड़ा ग्रुप जेनरा, फिर उससे बड़ा ग्रुप हमारा फैमिली, फिर क्लास, तो इस तरह से एक हायरार्की बनाने को कहते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन. इम्पोर्टेंस क्लासिफिकेशन की क्या है, हम क्यों क्लासिफाई करते हैं? क्योंकि हमारी स्टडी ऑर्गेनिजम्स की इजी हो जाती है और हम सारे ऑर्गेनिजम्स को तो रिमेम्बर नहीं कर सकते, पर हम हर एनिमल्स और प्लांट्स के मेजर ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स याद कर सकते हैं, बेसिक, जो हमें एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करे. क्लासिफिकेशन हेल्प इन नोइंग द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप्स. और अगर हम इनको क्लासिफाई करते हैं तो इससे हम इनके बीच के ग्रुप्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी जानते हैं. अब हम जानते हैं ना कि पैंथेरा जीनस है तो उसके अंदर 3-4 स्पीशीज आती हैं, तो दे आर क्लोजली रिलेटेड. वी ऑल्सो नो दैट कि बिकॉज दे हैव वी कैन से common habits along with the small cats, so their family will be cat family because they are big cats and the domestic cats are the small cats. So on the basis of this we know that their family is same, that Panthera and Felis means small cats have the same family, that is Felidae. So इस तरीके से हमको पता चलता है, रिलेशनशिप भी पता चलती है हमें. क्लासिफिकेशन, there are two systems and old system, two systems which are used earlier. These are artificial system and natural system. आपके सामने दिया हुआ है आर्टिफिशियल, नेचुरल. नेम से पता चल रहा है. अगर हम किसी सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, मतलब बहुत ही चुनिंदा कैरेक्टरिस्टिक्स पे, थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को बांटते हैं तो वो आर्टिफिशियल सिस्टम हो जाता है. और अगर हम उसको थोड़ा डिटेल में ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स पे बांटते हैं तो वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाता है. इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेचुरल में हम ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं काउंट में और आर्टिफिशियल में कम. और जो अब लेटेस्ट चलता है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. फाइलोजेनी क्या होती है? फाइलोजेनी का मीन्स होता है कि एंसेस्टर्स के, कौन से ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर्स क्या हैं. तो फाइलोजेनेटिक इज द classification is based on the evolutionary relationship कि which group has divided and which group has evolved from the previous group. So evolution, हालांकि 10th में हमारा एवोल्यूशन पार्ट नहीं आया था, हेरिडिटी पार्ट आया था, पर इतनी हम समझते हैं कि हम हमेशा, या कोई भी जो लाइफ आज आप देख रहे हो अर्थ में, वो पहले दूसरे फॉर्म में अवेलेबल थी. उसमें डीएनए चेंज आने की वजह से उसमें कई सारे फिजिकल फीचर्स में वेरिएशंस आए एंड ये बना हमारा एक एवोल्यूशन. दैट मींस चेंजेस, स्लो चेंजेस, ग्रेजुअल चेंजेस व्हिच come in the
genotype as well as phenotype. That means genetic as well as the physical appearance of the organisms. जब जीन अलग होगी तो फिर जाहिर सी बात है फिजिकल फीचर भी उसका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा. आर यू गेटिंग? तो एवोल्यूशन में ऑर्गेनिज्म बदल जाता है विद द टाइम. सो दिस वी रीड. क्लियर? यस मैम. आर्टिफिशियल सिस्टम आगे उसी को डिटेलिंग करी हुई है कि ओनली 1 or 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर टेकन टू ग्रुप द ऑर्गेनिजम्स, फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, एनीमा, इनीमा. तो ये कैरोलस लिनियस की क्लासिफिकेशन है. हमने कल भी देखा था फ्लो चार्ट इसका. इट इज कैरोलस लिनियस क्लासिफिकेशन के, और एनिमल्स को उसने विद और विदाउट ब्लड सेल्स वाले ग्रुप में बांटा है, और उसने प्लांट्स को किस में बांटा है, फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो ज्यादा कैरेक्टर्स को अकाउंट में लेता है. कंपैरेबल स्टडी ऑफ द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सो एज टू ब्रिंग द नेचुरल डिसिमिलैरिटीज एंड नेचुरल रिलेशनशिप. और ये किसने दिया था नेचुरल सिस्टम? यहाँ इसको देने वाले लोगों का नाम दिया हुआ है, बैंथम एंड हुकर के. ओके, so artificial system is given by Carolus Linnaeus, and Bentham and Hooker has given the natural system of classification. So you will write the natural system of classification, and then actually ये जो topic है वो हम natural system, artificial system और phylogenetic system, क्योंकि हमारी NCERT में ये इस चैप्टर में नहीं मेंशन है. ये जब प्लांट किंगडम हम पढ़ेंगे तो प्लांट किंगडम में ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो इसीलिए हमारा स्किप हो गया था. यहाँ पे है ही नहीं, हम तो बुक से देखकर बुक के बेसिस के नोट्स बना रहे हैं. सो व्हाटएवर टॉपिक्स आर गिवन इन द चैप्टर 2 इन द बुक, दैट आई वाज मेकिंग यू राइट द नोट्स. तो इस वजह से ये जो 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, दिस वी हैव टू रीड इन द प्लांट किंगडम. ये हमें प्लांट किंगडम वाला जो 3rd चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे. और भी जो चीजें हम यूज करते, पर यहाँ पर हम बस सिर्फ समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम लिनियस ने दिया था और 2-3 कैरेक्टर्स के बेसिस पे था, डिवाइड किया था और प्लांट्स और एनिमल्स को. और नेचुरल सिस्टम में ज्यादा कैरेक्टर्स लिए गए थे, एंड उसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस ज्यादा देखे गए थे क्योंकि फीचर्स ज्यादा कंसिडर किए गए थे. बैंथम हुकर ने इसे दिया था. क्लियर? और फाइलोजेनेटिक जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे, और इसको देने वाले का नाम क्या है, प्रैंटल एंड हचिंसन क्लासिफिकेशन इसे बोला जाता है, एंगलर एंड प्रैंटल. तो एंगलर नाम के पर्सन ने, प्रैंटल नाम के पर्सन ने इसको दिया था, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Okay. So now 2 kingdom, 3 kingdom, 5 kingdom classification. तो ये भी कल हमारा डिस्कस हुआ था. We have made a flow chart. 2 kingdom में plant और animal kingdom, 3 kingdom में plant, protist और animalia kingdom, 5 kingdom में monera, protista, fungi, plantae, animalia. तो 5 kingdom में मैंने आपको टेबल भी बनाने को कहा था NCERT से. You will draw table. Clear? Yes ma'am. Okay. 3 kingdom भी हमने पढ़ा था. It is given by Haeckel, Ernest Haeckel, and unicellular algae fungi को on the basis of lack of tissue differentiation and new kind of protists were introduced. तो 3 kingdom classification में unicellular algae और fungi को अलग अलग, क्योंकि हमने इसमें प्रोटिस्टा किंगडम दिया था. प्रोटिस्टा दिया था अर्नेस्ट हेकल ने, मोनेरा दिया था हर्बर्ट कोपलैंड ने. ठीक है, जब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था तो मोनेरा आया था, और 5 किंगडम कब आया था, जब फंगी दिया था विटेकर ने, रॉबर्ट विटेकर ने. तो ये आपको याद रखना, आरएच विटेकर ने सारे ऑर्गेनिजम्स को फिर लास्टली 5 किंगडम्स में बांटा. मोनेरा जो बैक्टीरिया के किंगडम है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के किंगडम है. The kingdom include all prokaryotes, mycoplasma, bacteria, actinomycetes and cyanobacteria. इतने सारे बैक्टीरिया वाले
ऑर्गेनिजम्स के को रखता है मोनेरा। मोनेरा एक ऐसा ग्रुप है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स कंटेन द मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो इनके फीचर्स दे रखे हैं अभी कुछ पॉइंट्स में, ये टेबल में भी हैं। तो आपको टेबल बनाना है, सारे फीचर्स उनके हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। द सेल और माइक्रोस्कोपिक सेल वॉल इज प्रेजेंट। जेनेटिक मटेरियल इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है इसमें। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है, यानी बाइनरी फ्यूजन से प्रोड्यूस करेंगे। फ्लैजिला प्रेजेंट हो भी सकता है, वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है फ्लैजिला। ब्लू ग्रीन एल्गीज, बैक्टीरियाज, ये सब इसके मेंबर हैं, एग्जांपल हैं। बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और हर तरह के इन्वायरमेंट में वो रह सकते हैं। They are the group of most primitive prokaryotes which live under most hostile conditions like extreme salty halophiles, thermoacidophiles and marshy area methanogens. मतलब एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी हमें मिलेंगे बैक्टीरिया, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्ट में ऐसे जो हाइपरसेलाइन लगून एरियाज होते हैं। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि कहीं पर इस तरह के समुद्र और वाटर बॉडीज बनती हैं जिनमें नेचुरली सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई होती है। तो ऐसे वाटर को सेलाइन वाटर कहते हैं। और जैसे आपका मेरीन वाटर है वो भी क्या है, सेलिन, उसमें भी सॉल्ट मिलता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो उस सॉल्टी एरिया में रहते हैं, ऐसे बैक्टीरिया स्पेशली जो सॉल्टी एरिया में रहते हैं, तो उन्हें हेलोफाइल्स कहते हैं। इसमें दो वर्ड है, हेलो वर्ड है एक और एक फाइल वर्ड है, PHILES। तो ये साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है। हेलो इज ऑलवेज रिटन फॉर सॉल्टी कंडीशन। हेलो वर्ड इज denoting the salty condition and philic word is for the something attracting to loving, so salt loving bacteria। So ऐसे बैक्टीरिया जो सॉल्ट के इन्वायरमेंट पे ज्यादा रहेंगे, हेलोफाइल्स हैं वो। दे आर सॉल्टी, सॉल्ट लविंग, सॉल्ट कंडीशन को उसी के साथ वो रहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं सॉल्ट में। हॉट स्प्रिंग्स, यहाँ पे भी देखो फाइल वर्ड यूज हो रहा है, यानी कि ये ऐसा बैक्टीरिया है जो हॉट टेम्परेचर पे रहता है। थर्मो वर्ड जुड़ा हुआ है। थर्मो मीन समथिंग विच इज वेरी हॉट। थर्मो इज हीट, टेम्परेचर से आप थर्मोमीटर, थर्मोमीटर मीन्स मेजरिंग द टेम्परेचर। तो थर्मोएसिडोफाइल्स मीन्स ऐसे एरियाज, ऐसे बैक्टीरियाज जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर हाई हीट और एसिड प्रोडक्शन होता रहता है, एंड दे लव दैट कंडीशन। तो थर्मोएसिडोफाइल्स एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में रहते हैं। मार्शी एरियाज यानी मिथेनोजेंस। मार्शी एरियाज कौन से एरियाज होते हैं, दलदल के इलाके जहां पर बहुत ज्यादा कह सकते हैं कुछ डिग्रेड हो रहा है, जहां पर डिकम्पोजिशन होता है रिएक्शन, और वहां पर ऐसे सैंड बन जाती है कि जो अंदर धंसती रहती है, अगर उसमें कोई गिर गया तो उसको पूरा डुबा देगी। ठीक है, तो मार्शी एरिया में मिथेनोजेंस बनते हैं, मतलब वहां मिलते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस मतलब मीथेन प्रोड्यूसिंग, यानी बायोगैस जो बनाते हैं। मीथेन में मीथेन जो गैस होती है CH4, वो बायोगैस में सबसे ज्यादा अमाउंट में होती है। तो मीथेन जनरेटिंग बैक्टीरियाज हैं ये मिथेनोजेंस। तो आप एनसीईआरटी भी रीड करोगे, उसमें ऐसे ही इंट्रोडक्शन दिया हुआ है बैक्टीरियाज का, सेम इसी वे में कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सट्रीम हैबिटेट बैक्टीरियाज व्हिच आर 3 टाइप्स, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस क्यों हॉस्टाइल कंडीशन में रह रहे हैं, बिकॉज ये स्ट्रिक्ट एनारोब्स हैं, बिल्कुल ऐसे एरिया में रहेंगे जहां पे बिल्कुल जीरो ऑक्सीजन हो, तो उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। दे आर स्ट्रिक्ट एनारोब्स। एनारोब्स आपने वर्ड पढ़ा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन इन विच देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एनारोबिक। सो ऐसे बैक्टीरिया जो एनारोबिक कंडीशन में रहते हैं, तो दे आर एनारोबिक बैक्टीरिया। क्लियर हो रहा है बेटा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So they differ from other bacteria having different cell walls। इन बैक्टीरिया की, क्योंकि ये इतने हाई टेम्परेचर और सैंड उसमें रह रहे हैं, सॉल्ट में, और ऑक्सीजन भी नहीं है, तो टफ कंडीशन में रहने के लिए इनकी सेल वॉल और थोड़ी मजबूत हो गई है।
तो दे हैव द सेल वॉल स्ट्रक्चर. सेल वॉल इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ शुगर्स एंड ऑयल, फैटी एसिड्स. तो जो क्या होती है, ऐसे कंडीशन में सरवाइव कर पाते हैं अपनी इस सेल वॉल की वजह से. मिथेनोजेंस तो गट में भी पाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है मीथेन गैस इज बायोगैस. बायोगैस गोबर से भी बनती है. तो क्यों बनी? बिकॉज जो कैटल है उसके रूमेन में, मतलब उसके स्टमक में, इंटेस्टाइन में भी ये वाले बैक्टीरियाज होते हैं मिथेनोजेंस. तो जो वो घास खाते हैं तो जो डाइजेस्ट करते हैं, और फिर ये बैक्टीरिया उनके इंटेस्टाइन्स में मीथेन गैस प्रोड्यूस भी करते हैं, और वो गोबर के अंदर बहुत सारे मिथेनोजेंस को रिलीज भी करते हैं. तो किसी कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर आप समझ सकते हो कि देयर इज एनारोबिक कंडीशन, ठीक है, बिकॉज टिश्यूज के भी अंदर वो है, इंटेस्टाइन्स के भी अंदर वो है. तो रूमिनेंट्स जितने भी कैटल होते हैं उनके अंदर ये मिथेनोजेंस पाए जाते हैं उनकी बॉडी में. इनसे उनका डंग भी बनता है, यानी गोबर की बात हो रही है, डंग आल्सो इज मेड बाय दिस. बैक्टीरियाज और ट्रू बैक्टीरियाज. अब हम यू बैक्टीरिया की बात करते हैं, जो आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करके भी रखेंगे साथ में, आप देखेंगे कि वहाँ यू बैक्टीरियाज दिया हुआ है. आफ्टर डिस्क्राइबिंग दीज थ्री के हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस को डिस्क्राइब करने के बाद फिर आपका आता है बैक्टीरियाज के यू बैक्टीरिया, यानी ट्रू बैक्टीरियाज. यू कहीं पे भी लगाया है, दैट मीन्स बोल रहे हैं कि दिस इज ट्रू. तो बैक्टीरियाज मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जिनको सच मायने में हम कह सकते हैं हाँ भाई यही बैक्टीरिया है, बिकॉज they contain rigid cell wall and they contain motility. They have a flagella for motility. मतलब उनके पास एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको वो मूव कराकर उसको जब वेव करते हैं तो बैक्टीरिया आगे 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 चलने लगता है, क्योंकि उसके पीछे से फ्लैजिला बीट कर रहा है. तो प्रेशर देता है तो बैक्टीरिया आगे चलता है. तो बैक्टीरिया मूवमेंट के लिए जरूरी है फ्लैजिला. तो इन बैक्टीरिया में रिजिड सेल वॉल होती हैं, फ्लैजिलम होता है, मतलब टफ सेल वॉल है इनकी. और इनके अंदर दो कैटेगरीज फर्दर हैं. साइनोबैक्टीरिया जिनको ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, दे आर ग्राम पॉजिटिव, फोटोसिंथेटिक हैं ये. साइनोबैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव. अब ये ग्राम पॉजिटिव वर्ड कहाँ से आया? ग्राम एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने बैक्टीरिया को डिफरेंशियल स्टेनिंग, मतलब बैक्टीरिया की स्लाइड है तो उसको कलर देना. स्टेनिंग क्या होता है? जब हमने प्रैक्टिकल्स में कभी ओनियन पील बनाई है, स्टोमेटा का बनाया, तो उस पर सैफरोनिन कलर का स्टेन डालते हैं ताकि हमारा जो स्टोमेटा के गार्ड सेल्स हैं वो क्या करें, वो उससे कलर हो जाए, तब हमें इजीली ऑब्जर्व होता है. ऐसे ही बैक्टीरिया की स्लाइड को स्टेन करने के मेथड है ग्राम स्टेनिंग. तो उस मेथड में दो स्टेन यूज होते हैं. एक प्राइमरी स्टेन होता है जो कि क्रिस्टल वॉयलेट होता है, और एक सेकेंडरी स्टेन होता है जो कि सैफरनी होता है, पिंक कलर का. तो अगर जो बैक्टीरिया फर्स्ट स्टेन को ले लेते हैं दे आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव, और इस प्रोसेस में सेकंड स्टेन को सेकंड लास्ट स्टेप में दिया जाता है. जिस सेकंड लास्ट स्टेप में पहला स्टेन धो दिया जाता है, वॉश कर दिया जाता है अल्कोहल से और आयोडीन से. तो जब हम इसको धोते हैं तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर से, जिनकी सेल वॉल इतनी स्ट्रांग नहीं होती और उनमें लिपिड्स ज्यादा होते हैं, तो उनका फर्स्ट स्टेन रिलीज हो जाता है, वो कलरलेस हो जाता है. और जब सैफरनिन डाली जाती है सेकंड स्टेन, तो वो पिंक कलर ले लेता है. तो इन बैक्टीरियाज में जिनमें फर्स्ट स्टेन रिलीज हो गया जब वॉशिंग करी, तो इनको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज, क्योंकि इनका फर्स्ट स्टेन रिलीज हो गया था, बिकॉज इनमें सेल वॉल थिक नहीं थी और इनमें लिपिड्स का अमाउंट ज्यादा था. तो लिपिड्स तो अल्कोहल में घुल जाते हैं, तो इसीलिए वो पहला स्टेन रिलीज करवा देते हैं, वॉयलेट कलर रिलीज हो जाता है, सेकंड स्टेन से वो स्टेन होती है. तो ऐसे ग्राम नेगेटिव है. पर जो फर्स्ट स्टेन अपने अंदर रखते हैं, क्योंकि उनकी सेल वॉल बहुत थिक है, तो फर्स्ट स्टेन को ही रखते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव कहते हैं. यानी साइनोबैक्टीरिया हमेशा आपको ग्राम पॉजिटिव मिलेंगे. फोटोसिंथेसिस करेंगे बिकॉज उनमें पिगमेंट्स हैं, एंड दे कंटेन क्लोरोफिल. उनके अंदर क्लोरोफिल भी होगा, कैरोटेनॉइड्स भी होंगे, ब्लू ग्रीन ऑरेंज येलो पिगमेंट. कैरोटेनॉइड्स मतलब ऑरेंज येलो पिगमेंट्स. ब्लू ग्रीन एल्गी तो है ही, ब्लू और ग्रीन कलर तो होगा ही, बट दूसरे एडिशनल कलर भी नहीं होंगे. ये यूनिसेलुलर होंगे,
colonial, filamentous, fresh water, marine, terrestrial, किसी भी habitat में ये मिल सकते हैं. They are specialized structure called heterocyst. इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए एक ऐसा सेल होता है जो स्पेशलाइज होता है, जिसके अंदर एच शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, थिक वॉल्ड, जिसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं. वो हेट्रोसिस्ट क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्स करता है. नॉस्टॉक और एनीमिना के अंदर ये पाया जाता है. इज इट क्लियर? Photosynthetic bacteria oxidize inorganic substances like nitrate, nitrite, ammonia, etc. to produce. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक चीजों पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक, मैंने बताया था आपको, ऑटोट्रॉफिक यानी डायरेक्टली या तो सनलाइट पे एनर्जी के लिए डिपेंड हो या केमिकल्स पे. इनऑर्गेनिक चीजें केमिकल्स ही हैं, जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, इनके रिडक्शन से ये एनर्जी पाते हैं. बैक्टीरियाज के अंदर ये एबिलिटी भी होती है. ये टू कीमोसिंथेटिक एज वेल एज फोटोसिंथेटिक. यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव क्लियर हुआ आपको? स्टेनिंग का मेथड है. इज इट क्लियर? ग्राम पॉजिटिव बेटा, इट इज क्लियर और नॉट? ग्राम पॉजिटिव मतलब पहला स्टेन लेने वाला. 2 स्टेन से इन्हें स्टेन करा जाएगा, और जिनमें थिक सेल वॉल होगी वो फर्स्ट स्टेन को वॉशिंग के वक्त रिलीज नहीं करते, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो जाते हैं. जिनमें ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं बाकी बचे हुए ग्राम पॉजिटिव के अलावा, जो फर्स्ट स्टेन को रिलीज करा देते हैं, बिकॉज उनकी सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स ज्यादा होते हैं. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और कीमोसिंथेटिक के बारे में पता चल गया आपको. नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पता चल गया. स्पेशलाइज सेल होता है हेट्रोसिस्ट. क्लियर? ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट एंड एक्ट एज अ डिकम्पोजर. ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया बहुत ज्यादा अबंडेंट है और डिकम्पोजर्स की तरह एक्ट करता है. They are helpful in production of antibiotic in fixing nitrogen in leguminous plants. ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन भी फिक्स कर देते हैं. और कुछ पैथोजेनिक भी हैं. ये तो मैंने बताया था कि जो पैथोजेनिक है वो बीमारियां कॉज करते हैं. दे आर पैरासाइटिक. नॉट ओनली एनिमल डिजीजेस, दे आल्सो कॉज प्लांट डिजीजेस. क्लियर? एक बार और बता. So students, we are moving toward another kind of a bacteria called as mycoplasma. Are you able to listen to me, everyone? माइकोप्लाज्मा पढ़ रहे हैं. सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स हैं ये. इनको पीपीएलओ भी कहते हैं. पीपीएलओ की फुल फॉर्म दी हुई है प्लूरोलिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. प्लूरो
निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी कोई फिक्स शेप नहीं है, ठीक है, दे आर इरेगुलर, दे आर नॉट हैविंग अ फिक्स शेप. प्लूरो मींस दैट कैन चेंज इट्स शेप, कुछ भी शेप ले सकते हैं, इरेगुलर शेप ले सकते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है. निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है. निमोनिया मींस जिसको कोई फिक्स शेप, सेल वॉल इनकी नहीं होने की वजह से ऐसा होता है, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते हैं. दे कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल, ये प्लांट और एनिमल डिजीजेस इनकी वजह से होती है. तो यहाँ पर, यहाँ तक आपका क्या है, मोनेरा. अब इसको आप एनसीईआरटी से भी देख लो. एनसीईआरटी का है, ठीक है. यू बैक्टीरिया आप देख सकते हो, यू बैक्टीरिया है इसमें. आर्की बैक्टीरिया में तीनों दिए हुए हैं. आर्की बैक्टीरिया में कैन यू सी मिथेनोजेंस, salt condition, halophile, thermoacidophile, can you see this? Yes, ma'am. So this is giving हेट्रोसिस्ट वाला डायग्राम ब्लू ग्रीन एल्गी का दिया हुआ है, नॉस्टॉक का. माइकोप्लाज्मा के बारे में भी दिया हुआ है. किंगडम प्रोटिस्टा का फिर स्टार्ट हो.
तो प्रोटिस्टा का आपको मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स. Are you all okay with the this sorry प्रोटिस्टा का नहीं, मोनेरा का हमने डिस्कस किया, तो मोनेरा का सबको क्लियर हो गया. Yes, ma'am. Okay. तो कोई क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस, बिकॉज हमने ये डिस्कस कर लिया है मोनेरा. तो मैं आपसे एक चीज हमने मिस करी है, किसी ने मुझे याद नहीं दिलाया. दीज आर द शेप्स. किंगडम मोनेरा जब स्टार्ट हो रहा है तो उसका शेप्स दिया हुआ है हमें. कैन यू सी? Yes, ma'am. शेप्स में हमें 4 तरह के शेप्स दे रखे हैं. ठीक है, तो कौन कौन से शेप हैं? अगर राउंड शेप के बैक्टीरिया होंगे तो उनको क्या कहेंगे? कोकाई. और अगर अगर रॉड शेप बैक्टीरिया है तो उनको बेसिलाई बोलेंगे. और जो लिखा हुआ है वो भी दिया हुआ है. बैक्टीरिया सेकंड पैराग्राफ में दिया है. बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप. स्फेरिकल कोकस, rod shape bacillus, and comma shape vibrio, and spiral shape spirillum. Spirillum में आप flagella भी देख रहे हो. You can see the flagella, you can see the vibrio comma shape bacteria. So these are the common shape of bacteria. Clear? तो आप मुझे इसमें से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं. 5 minutes are remaining for the class. You can ask me anything to ask. Don't want to ask anything? Everything is clear? Can you make this notes of this Monera? जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किए. एक चीज आर्की बैक्टीरिया कहा गया है, इनको स्पेशल कैटेगरी दी गई है. आर्की बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है इनको, मैंगोजेनोजेंस और हेलोफाइल्स, इन सबको. क्लियर? आर्की बैक्टीरिया क्यों कहा गया है? बिकॉज आर्की बैक्टीरिया स्पेशलाइज्ड. दे आर those bacteria which are very primitive. Means earlier earth, जब अर्थ बनी थी, अर्लियर अर्थ के टाइम से ये बैक्टीरिया सबसे पहले सिंस मोस्ट हार्श हैबिटेट में रहते हैं. और अर्थ पे, अर्लियर अर्थ में एक्सट्रीम कंडीशंस होती थी. तो ऐसे बैक्टीरिया जो स्टार्टिंग ऑफ अर्थ से अभी तक भी प्रेजेंट हैं, ऐसे बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया यानी ओल्ड बैक्टीरिया, एंशियंट बैक्टीरिया. आर्कियोलॉजी इज रिलेटेड टू एंशियंट थिंग. क्लियर हुआ? मैम एक बार और बता दो. रुद्राक्ष, कौनिक, खुशित्या, कितने बच्चे? अच्छा, ठीक है.
सो आई डोंट थिंक सो कि आपका कोई डाउट है, तो आप इसके क्या बना लेंगे, नोट्स बना लेंगे। और मैंने आपको एक यही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें से हम पढ़ रहे थे, इसकी लिंक भी शेयर करी है, इसमें ऑलरेडी नोट्स गिवन है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। ये mycbseguide.com है, इसमें पॉइंट्स में दिए हुए हैं सब चीज़ों के नोट्स, तो आप इसमें से भी बना सकते हो। पर जहाँ पर आपको लग रहा है डायग्राम बनाना है, जैसे कि आपको इन बैक्टीरिया की शेप्स का, नॉनस्टॉप का इनका डायग्राम बनाना होगा, तो यू विल मेक डायग्राम। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. With this, ओके मैम। not asking me any question. Do you want to ask? You can ask them. Then I will be closing the class. मैम यही वाले वो बनाने हैं notes? What are you asking? मैम यही वाले नोट्स बनाने जो आपने शेयर किए अभी। हाँ, नोट्स बना लो। जो मैंने लिंक, वो तो फर्स्ट चैप्टर के है ना, तो अब तो सेकंड चैप्टर शुरू हो रहा है। मैं तो सेकंड चैप्टर की इस टॉपिक की बात कह रही हूँ, मोनेरा की। तो जो बच्चे टेबल बना चुके हैं ये 5 किंगडम वाला, उसके बाद आप मोनेरा बनाओगे ना, तो मोनेरा में आप डायग्राम एनसीईआरटी से ले लोगे। और जो मैंने ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये वाला लिंक आपके ग्रुप में शेयर किया है, mycbse गाइड का, इसकी हेल्प लेकर और एनसीईआरटी की हेल्प लेकर आप नोट्स बना लोगे मोनेरा के, किंगडम मोनेरा के। क्लियर हुआ है? यस Yes, मैम। मैम। ये बात मैं कह रही हूँ। So I will now end the class. Thanks for listening. Thanks for responding. ओके मैम। Okay. So make your notes, prepare your notes, and we will meet tomorrow in the next class. Okay, ma'am. ओके मैम।